सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये लाइट एनर्जी, राइट। तो बढ़िया तरीके से यहां पर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके कंसेप्ट्स को समझेंगे ताकि कम टाइम में तुम्हारे कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। मेरे सामने कैमरा है, वो दिख रहा है, वो मुझे क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ लाइट। सो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हमें सारी चीजें दिखती है। सो अगर लाइट ग्लास के थ्रू पास हो रही है तो मतलब लाइट सॉलिड के थ्रू पास हो रही है, लाइट वाटर के थ्रू भी पास हो सकती है, राइट। अगर गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी ना हो तब भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। अगर मुझे मेरा चेहरा देखना है तो भाई मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उससे मुझे अपनी इमेज मिरर में दिखाई देगी। ये पेपर भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या मुझे अपना फेस इसके अंदर दिखाई देगा? नहीं बेटा। मतलब जो हमें व्हाइट लाइट नजर आ रही है एक्चुअली में उसमें 7 कलर्स है, लेकिन सारे के सारे 7 कलर्स हम साथ साथ है। जब सारे 7 कलर्स साथ साथ चलेंगे तब वो लाइट व्हाइट नजर आएगी, हेलो, नमस्कार। तो भाई स्वागत है आप सभी का, माय डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड। तो मेरे प्यारे क्लास 7 के बच्चों, तो भाई यहां पर इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं? यहां पर आज इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे हमारा फिजिक्स का एक चैप्टर, लाइट एनर्जी। भाई इस चैप्टर के बारे में मैं एक चीज बोलूं कि भाई ये जो हमारा सिलेबस है ना फिजिक्स का, उसका सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये लाइट एनर्जी, राइट। तो बढ़िया तरीके से यहां पर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके कंसेप्ट्स को समझेंगे ताकि कम टाइम में तुम्हारे कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और तुम्हें एग्जाम में भी बढ़िया तरीके से हेल्प मिले। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर लाइट एनर्जी। तो चलो भाई लाइट एनर्जी। सो भाई लाइट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि भाई लाइट है क्या, राइट। सबसे पहले क्या है भाई? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है, सबसे पहली बात, राइट। चैप्टर का टाइटल यही है, लाइट एनर्जी। तो लाइट एक कैसी एनर्जी है भाई? लाइट एक कैसी एनर्जी है? इट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, राइट। चीजों को देखने में जो एनर्जी काम आती है वो क्या है? कौन सी एनर्जी है? वो है लाइट एनर्जी। जैसे यहां पर मुझे अभी मेरे सामने सारी चीजें दिख रही है, मेरे सामने कैमरा है, वो दिख रहा है, वो मुझे क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ लाइट। सो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हमें सारी चीजें दिखती है, राइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स एंड लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे बड़ा प्रिंसिपल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम लाइट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं ना फिजिक्स में, ये एक बहुत कॉमन चीज है जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई लाइट जो होती है एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, और वी कैन से द स्ट्रेट लाइन। यहां पर लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। लाइट ऐसे मुड़ के नहीं जा सकती कभी, राइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर सकती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। उसको क्या कहते हैं हम? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दैट लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट्स, राइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगी जब भी लाइट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होती है। सो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये हो गया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाएगा और तुम लाइट को अच्छे से समझ पाओगे। लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानी जाती है। क्यों भाई लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों मानी जाती है? लाइट एक ऐसी वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यहां पर लाइट ट्रैवल कर रही है, हमारे आसपास यहां पर एयर है, सो लाइट एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ग्लास है, कांच, राइट। सो अगर लाइट ग्लास के थ्रू पास हो रही है तो मतलब लाइट सॉलिड के थ्रू पास हो रही है, लाइट वाटर के थ्रू भी पास हो सकती है, राइट। अगर गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी ना हो तब भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। भाई मुझे बताओ, सन और अर्थ के बीच में क्या है भाई? सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट ट्रैवल करती है सन टू अर्थ। सो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, और वी कैन से लाइट इज अ काइंड ऑफ वेव which can travel even without medium.
मीडियम हो तब भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, मीडियम ना हो तब भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, इसलिए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट डज नॉट नीड मीडियम एंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम से भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, भले ही वहां पर एयर मतलब गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी ना हो, कुछ भी मीडियम ना हो, तब भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, इसलिए उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ अब एक प्रिंसिपल हमने यहां पर समझा कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है और लाइट अगर ब्लॉक होगी तो बनेगा क्या, तो बनेगा यहां पर शैडो। तो बनेगा क्या यहां पर, तो यहां पर बनेगा शैडो। सो व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड, व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड अ शैडो इज फॉर्म्ड। व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड द शैडो इज फॉर्म। क्या फॉर्म होगा मेरे भाई, शैडो फॉर्म होगा यहां पर। शैडो शोज दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। शैडो से हमें पता चलता है कि भाई लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हमने लाइट की बारे में कुछ बेसिक चीजें समझी कि भाई लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमें सारी चीजें दिखाई देती है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय समथिंग इट विल फॉर्म अ शैडो, राइट। क्या फॉर्म होगा भाई, शैडो फॉर्म होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लाइट और उसके सोर्सेस के बारे में समझते हैं कि भाई जहां से लाइट एमिट हो रही है, जहां से लाइट एमिट हो रही है उसको हम कहेंगे द सोर्स ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, द सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट दैट गिव्स लाइट आर कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ लाइट। जिस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट मिल रही है उसको हम कहेंगे द सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस रूम में बहुत सारी लाइट्स है, तभी जाकर मैं तुम्हें ठीक से दिख पा रहा हूं, राइट। जैसे यहां पर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अपनी लाइट को एमिट कर रहा है, राइट। सो ऑब्जेक्ट दैट गिव्स लाइट, क्या ये ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर पा रहा है? यस। तो इसको हम कहेंगे द सोर्स ऑफ लाइट। इसको हम कहेंगे क्या बेटा, इसको कहेंगे द सोर्स ऑफ लाइट। सो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करे, ऑब्जेक्ट दैट कैन गिव लाइट आर कॉल्ड एज द सोर्स ऑफ लाइट। जैसे सन हो गया द सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब हो गया द सोर्स ऑफ लाइट। तो इस हिसाब से ना ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को मतलब एमिट करे। जैसे सन के पास अपनी खुद की लाइट है, अभी मैंने जो लाइट बताई उसके पास अपनी खुद की लाइट है, ये बल्ब अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, राइट। सो ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट दे आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सन एंड स्टार्स, दीज आर द नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन हो गया, स्टार हो गया। देन आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, बल्ब हो गया, कैंडल हो गई, ये हो गए आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को एमिट करते हैं, जो प्रकाश फैलाते हैं, अपना खुद का प्रकाश, स्वयं प्रकाशी, राइट। हिंदी में कहते हैं स्वयं प्रकाशी, राइट। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट इमिट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मेरे पास ये बॉटल है, तो क्या ये बॉटल के पास अपनी खुद की लाइट है? क्या ये बॉटल के अंदर से लाइट निकल रही है? नहीं, ये बॉटल हमें विजिबल है क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रही है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रही है। तो भाई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, दे आर सीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहां पर हो गया मून। मून का सीन हमें पता है भाई, मून का सीन बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई कि मून चांद की चांदनी, चांद के पास अपनी खुद की चांदनी नहीं है। समझ आ रही है बात? So the moon, what is moonlight? There is nothing like a moonlight, right? सन की लाइट मून पे पड़ेगी, वही लाइट रिफ्लेक्ट होगी, राइट। सन की लाइट मून पे पड़ेगी, वही लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तभी जाकर ये मून जो है शाइन करेगा, राइट। सो व्हाई मून इज विजिबल टू अस? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। क्या मून के पास अपनी लाइट है? नहीं। सो मून को हम कंसिडर करेंगे एज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे उसको? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है उसको क्या कहेंगे हम? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये बोर्ड को देखो,
अगर यहां पर इस बोर्ड पे फोकस करें हम, तो इसके पास भी अपनी खुद की लाइट है, ये अपनी खुद की लाइट एमिट कर रहा है। इस रूम की सारी लाइट्स में बंद कर दूं तो ये बोर्ड की लाइट हमें अच्छे से समझ आएगी। तो क्या इस बोर्ड को मैं ल्यूमिनस बोल सकता हूं? यस। अगर यहां पर मैं इस बोर्ड को बंद कर दूं ऐसे, तो ये हो जाएगा एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ये हो जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सिंपल चीज है, राइट? सो ऑब्जेक्ट विच हैज देयर ओन लाइट, दे आर ल्यूमिनस, और जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है उनको हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो हमारे पास कंटिन्यूअसली होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हम उस चीज को इग्नोर करते हैं। तो हम यहां पर समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें क्या समझना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को छोड़ो, सबसे पहले रिफ्लेक्शन को समझो। व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन? क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक फिनोमेना। एक सिंपल चीज है, समझो कि भाई एक दीवार है यहां पर, समझो कि भाई यहां पर एक वॉल है, समझो कि भाई यहां पर एक दीवार है, ठीक है? यहां पर है एक दीवार, तुम्हारे पास है यहां पर, समझो तुम्हारे पास है एक क्रिकेट बॉल, तुम्हारे पास है एक क्रिकेट बॉल, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक क्रिकेट बॉल है, यहां पर है एक वॉल, यहां पर है एक वॉल। जैसे ही तुम क्रिकेट बॉल को वॉल के ऊपर फेंकोगे, ये बॉल बाउंस बैक होके वापस आएगी, राइट? ये बॉल बाउंस बैक होके वापस आएगी। सिंपल है। जैसे तुमने बॉल लिया, दीवार पे फेंका, बाउंस बैक होके बॉल वापस आएगी। समझ में आ रही है? दिस बाउंसिंग बैक फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। दिस बाउंसिंग बैक फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस से टकराएगा और टकरा के वापस आएगा, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर हम किसके रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं? यहां पर हम लाइट के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। सो बहुत सिंपल है। अगर तुम लोग रिफ्लेक्शन समझ गए क्या है रिफ्लेक्शन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज, राइट, किसी सरफेस से टकराई और टकराने के बाद वापस आई, टकराने के बाद वापस आई, बाउंसिंग बैक। क्या? बाउंसिंग बैक। कोई भी चीज किसी सरफेस पे टकराई और टकराने के बाद वापस आई, दिस बाउंसिंग बैक फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो बेटा जब भी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट्स वेरी सिंपल थिंग। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन दैट हियर इज अ पर्टिकुलर सरफेस। समझो कि यहां पर एक सरफेस है, यहां पर एक सरफेस है, ठीक है? एक सरफेस है, यहां पर लाइट की रे, ये क्या हो गया? तू चला जा। एक लाइट की रे, समझो कि भाई एक लाइट की रे ऐसे इस दीवार पे टकराई, राइट? अब टकराने के बाद क्या होगा? आर पार चली जाएगी? नहीं। अब टकराने के बाद ये अपना पाथ चेंज करेगी, मतलब बाउंस बैक होगी, टकराएगी, वापस आएगी। लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए? ओपैक ऑब्जेक्ट चाहिए। कैसा? ओपैक ऑब्जेक्ट चाहिए यहां पर। सो जब भी लाइट किसी ओपैक ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराने के बाद वो बाउंस बैक होगी। दिस बाउंसिंग बैक फिनोमिना इन द केस ऑफ लाइट इज सिंपली कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको अपन क्या कहेंगे मेरे भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, सरफेस है, लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद बाउंस बैक हुई। दिस बाउंसिंग बैक फिनोमेना इज सिंपली कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितना सिंपल है मेरे भाई। सो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझते हैं हम। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट। एनी ओपैक सरफेस, सरफेस कैसी होनी चाहिए? ओपैक, जिसमें से लाइट पास ना हो, जिसमें से लाइट पास ना हो। अगर लाइट पास हो गई तो क्या? तो रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है, राइट? सो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। मतलब अभी तक देखो वो एक मिसकंसेप्शन है, राइट? बहुत सारे लोग रिफ्लेक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, कि भाई स्मूथ और शाइनी सरफेस होगी तभी जाकर लाइट रिफ्लेक्ट हो पाएगी। क्या रफ सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी? बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये पेपर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? ये पेपर भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या क्या यहां पर
क्या यहां पर मेरी स्किन लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही? यहां पर मेरी स्किन भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या यहां पर ये मेरा पैंट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? मेरा पैंट भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? सो एनी काइंड ऑफ सरफेस, बस सरफेस ओपैक होनी चाहिए, शाइनी हो या नॉन शाइनी हो, स्मूथ हो या रफ हो, हर टाइप की सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, राइट? सो बाउंसिंग बैक फिनोमिना, लाइट गई, टकराई, वापस आई, सिंपल। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या होता है? हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल है, इट इज ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमें ये एप्पल विजिबल है। फिजिक्स वालों का ना एक फेवरेट फ्रूट है एप्पल। ग्रेविटी की बात होगी तब भी एप्पल, लाइट की बात होगी तब भी एप्पल। कोई मतलब नहीं है एप्पल को लेने का, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैं ले सकता था, लेकिन एप्पल। तो यहां पर समझो कि एक अंधेरा सा कमरा है। समझो, एक सिंपल स्टोरी है। एक अंधेरा सा कमरा है, तुम हॉरर हंटिंग के लिए गए, राइट? तुम गए एक अंधेरे से खंडहर कमरे में, कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हें, नथिंग इज विजिबल। अब तुम्हारे पास फोन है, तुम्हें कुछ देखना है, तुम्हारे पास फोन है, राइट? और उस फोन में फ्लैश लाइट है, ठीक है? अभी फ्लैश लाइट ऑन है, लेकिन यहां की लाइट इतनी ज्यादा है कि वो दिखाई नहीं देगी तुम्हें। यहां पर फ्लैश लाइट ऑन है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो तुम फ्लैश लाइट को कहां पर पॉइंट करोगे? तुम फ्लैश लाइट को अपनी आंखों में पॉइंट करोगे या फ्लैश लाइट को ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करोगे? बेटा, छोटे बच्चे में भी लॉजिक होता है कि अगर कोई चीज हमें देखनी है, अंधेरा है, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, तो लाइट को हम पॉइंट करेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, क्यों? हमारी आंखों में हम पॉइंट क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? क्योंकि हमें पता है, भले ही तुमने फिजिक्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो, सबको पता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी तभी जाके ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे पास है यहां पर टॉर्च, तो टॉर्च से लाइट को हम पॉइंट करेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ये जब हमारी आंखों में पहुंचेगी, हमारी आईज, तभी जाकर ऑब्जेक्ट हमें हो पाएगा विजिबल, तभी जाके कोई भी ऑब्जेक्ट हमें हो पाएगा विजिबल। तो बेटा, हमारे आसपास जितनी चीजें विजिबल है ना हमें, इट इज ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एवरीथिंग विच इज विजिबल, इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट, इट इज विजिबल बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट। अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना बंद कर दे तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रही है बात? सो वी सी एवरीथिंग बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती है, इट इज ओनली बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है, रिफ्लेक्शन इज नेसेसरी फॉर विजन। हमें कोई भी चीज देखनी है तो भाई रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी कोई चीज हमें जाके दिखेगी। ये चीज मैंने एग्जांपल दिया ना कि अंधेरा कमरा है, तुम्हारे पास टॉर्च है, तो भाई कोई चीज तुम्हें अंधेरे कमरे में देखनी है, राइट? तो तुम क्या करोगे? टॉर्च की लाइट कहां पॉइंट करोगे? अपनी आंखों में पॉइंट करोगे या ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करोगे? तुम्हें पता है भाई, कॉमन सेंस है ये, ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करोगे। क्यों? क्योंकि भाई तुमने फिजिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन ये फिनोमेना सबको पता है कि भाई जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और हमारे आंखों में पहुंचेगी, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो पाएगा। सो इफ वी वांट टू सी एनीथिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मस्ट एंड एवरीथिंग which is opaque, it reflects light, whether it is smooth, whether it is rough, whether it is shiny or whether it is non shiny। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर एक चीज समझते हैं हम। अरे इतना सब कर दिया मैंने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे यहां पर भी ये पहाड़ का रिफ्लेक्शन, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये पहाड़ का रिफ्लेक्शन, ये तालाब के पानी में हमें देखने को मिल रहा है, तो मतलब यहां पर जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है ना, तब वहां पर फॉर्म होती है इमेज, इमेज। लेकिन रफ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तब इमेज फॉर्म नहीं होती। अगर मुझे मेरा चेहरा देखना है तो भाई मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उससे मुझे अपनी इमेज मिरर में दिखाई देगी। ये पेपर भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या मुझे अपना फेस इसके अंदर दिखाई देगा? नहीं बेटा। सो यही तो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम आगे जाके समझेंगे, राइट? सो
कोई स्मूथ सरफेस जब लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो वो इमेज फॉर्म करती है, राइट। रफ सरफेस जब लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो उस वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है, लेकिन वो इमेज फॉर्म नहीं करता इस तरीके से, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर स्मूथ सरफेस है तो भी रिफ्लेक्शन हो पाएगा, अगर रफ सरफेस है तो भी रिफ्लेक्शन हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो, एक पेपर के ऊपर ये क्या बोलते हैं अपना एप्पल रखा हुआ है, राइट। तो यहां पर देखो ये जो पेपर है ना, ये पेपर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये एप्पल की इमेज ये पेपर में नहीं बनेगी, राइट। यहां पर रिफ्लेक्शन तो हो रहा है भाई, पेपर के थ्रू, ये पेपर के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी जाके ये पेपर हमें विजिबल है। तो रफ सरफेस अगर होगी, रफ सरफेस होगी, वहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, और अगर स्मूथ सरफेस होगी वहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर स्मूथ एंड शाइनी सरफेस अगर रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, तो उससे बनती है, यहां पर क्या बन रही है, यहां पर बन रही है इमेज, यहां पर बन रही है इमेज। तो यहां पर ये स्मूथ सरफेस, भाई बढ़िया एक नई सी स्टील की प्लेट लेके आओ, उसमें बढ़िया वो एक मिरर की तरह काम करेगी, राइट। वो एक स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है, वो लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी कि हमारी इमेज हमें उसमें दिखाई देने लगेगी, राइट। तो दो टाइप के, इसी हिसाब से दो टाइप के रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब reflection from smooth and shiny surface, reflection from smooth and shiny surface, just like a mirror, just like a mirror, जिसमें इमेज फॉर्म हो, जिसमें रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्म हो। और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी रफ सरफेस से, तो उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, उसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। तो अगर किसी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उससे इमेज नहीं बनेगी, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होगा। तो अगर कोई रफ सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वेयर इमेज इज नॉट फॉर्म, जहां पर इमेज फॉर्म नहीं होगी। समझ आ रही है बात। सो बोथ स्मूथ एंड रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट्स लाइट। भले ही सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, बेटा बस एक ही कंडीशन है कि भाई वो ऑब्जेक्ट ओपैक होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए बेटा, ओपैक होना चाहिए, जिसमें से लाइट पास ना हो, जिसमें से लाइट पास ना हो। समझ आ रही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बढ़िया तरीके से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहां पर डायग्राम दी हुई है, लेकिन मेरे में अंदर मतलब वो कीड़ा है, तो मैं खुद की डायग्राम बनाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें डायग्राम कैसे बनानी है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हमें स्टडी करना है तो सबसे बढ़िया ऑब्जेक्ट, सबसे यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है मिरर, कि भाई हम मिरर के थ्रू समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मिरर में तुम्हें पता है, मिरर का जो एक साइड होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग। मिरर की एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी और दूसरी सरफेस होगी नॉन रिफ्लेक्टिंग। एरो नहीं चाहिए मुझे, आई नीड अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं यहां पर एक मिरर बना दूं, ठीक राइट, तो मिरर की डायग्राम कैसे बनेगी, मिरर की डायग्राम कैसे बनेगी, मिरर की डायग्राम कैसे बनेगी। मिरर का डायग्राम बनाने के लिए मुझे चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के नीचे, स्ट्रेट लाइन के नीचे मैं इस तरीके की लाइंस बनाऊंगा। यह है तरीका प्लेन मिरर बनाने का। तो ये ऊपर वाली जो साइड है वो है शाइनी, राइट। ऊपर वाली साइड शाइनी है, मतलब इट्स अ स्मूथ सरफेस, राइट। मतलब हम उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर वाली सरफेस। नीचे वाली सरफेस को हम जनरली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, राइट। सो ऊपर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे वाली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि नीचे वाली सरफेस इमेज नहीं फॉर्म कर पाएगी, राइट। सो ये बन गया मिरर, ये बन गया हमारा प्लेन मिरर। सो मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया ऊपर वाला। अब यहां पर अब होगा क्या, अब ध्यान से समझते हैं। अब यहां पर होगा क्या, अब यहां पर फॉर एग्जांपल एक लाइट की रे आई और यहां पर टकराई, एक लाइट की रे यहां पर आई, लाइट की रे यहां पर आई और टकराई। सो लाइट की रे, जो लाइट की रे सरफेस के ऊपर आके टकराती है, उस लाइट की रे को कहते हैं हम इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। लाइट की इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है टकराने के लिए, राइट, जो रे टकराने के लिए आ रही है, जो लाइट की रे आके मिरर को स्ट्राइक कर रही है, उस लाइट की रे को कहेंगे हम इंसिडेंट रे। अब यहां पर देखो,
लाइट की रे मिरर पे जिस पॉइंट पे टकरा रही है, रे ऑफ लाइट मिरर पे जिस पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट को हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट की रे आई, लाइट की आने वाली रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे आ रही है, यहां पर मिरर पे इस पॉइंट पे टकरा रही है, सो इस पॉइंट को हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, लाइट की रे बाउंस बैक होगी, लाइट की रे क्या होगी, बाउंस बैक होगी। क्या ये सही से बाउंस बैक हुई है, लेट मी चेक। अरे वाह, बढ़िया तरीके से ये तो बाउंस बैक हुई है, वेरी नाइस। अब लाइट की रे बाउंस बैक होगी और वापस जाएगी। लाइट की रे आई, टकराई और वापस गई, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो यहां पर जो लाइट की रे आ रही है उसको कहेंगे हम इंसिडेंट रे। लाइट की रे आके जिस पॉइंट पे टकरा रही है उसको हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और लाइट की रे टकराने के बाद जो वापस जा रही है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, लाइट की रे आई, आने वाली रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, टकराने के बाद वो लाइट की रे वापस गई उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल सी चीज है यहां पर। अब यहां पर एक चीज देखनी है हमें, अब यहां पर हमें एक चीज देखनी है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है रियलिटी में, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है रियलिटी में, लेकिन अगर हमें रिफ्लेक्शन को बढ़िया से स्टडी करना है, अगर हमें रिफ्लेक्शन को बढ़िया से स्टडी करना है तो हमें एक इमेजिनरी लाइन की जरूरत पड़ेगी, हमें एक इमेजिनरी लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक डॉटेड लाइन हमें बनानी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमें एक डॉटेड लाइन बनानी है जो कि मिरर से 90 डिग्री बनाती हो, जो कि मिरर से कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे, जो कि मिरर से 90 डिग्री एंगल पे हो। ये एक इमेजिनरी लाइन है। इंसिडेंट रे इज रियल, रिफ्लेक्टेड रे इज रियल, मिरर इज रियल, लेकिन इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को बढ़िया से स्टडी करने के लिए हमें एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी। सो यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। कैसी डॉटेड लाइन, आड़ी टेढ़ी डॉटेड लाइन नहीं, वो डॉटेड लाइन मिरर से राइट एंगल पे होनी चाहिए, मतलब वो डॉटेड लाइन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होनी चाहिए। सो ये जो लाइन है ना उसको हम कहेंगे बेटा नॉर्मल, उसको हम कहेंगे नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो 90 डिग्री एंगल पे जो हमने लाइन बनाई है परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे, नॉर्मल। ठीक है, इतनी चीजें, इतनी टर्म समझ में आ गई। अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल आई, जिसको इसको हम कहेंगे एंगल आई। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही यहां पर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल आर, उसको हम कहेंगे एंगल आर। सो एंगल आर को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब हमें समझ में आया, जब हमने बीच में नॉर्मल बनाया। ठीक है, इसलिए नॉर्मल बनाना जरूरी है अगर रिफ्लेक्शन को हमें बढ़िया से स्टडी करना है। सो ये सारी टर्म्स तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। जो लाइट की रे आ रही है, चलो इसको हम, अब जो डायग्राम मेरे पास ऑलरेडी रेडी है मैं उससे समझाता हूं। जो लाइट की रे आ रही है वो है इंसिडेंट रे। सो व्हाट इज इंसिडेंट रे, द रे फॉलिंग ऑन द सरफेस, द रे फॉलिंग ऑन द सरफेस, जो रे आके सरफेस पे टकरा रही है वो है इंसिडेंट रे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे, द रे बाउंसिंग बैक, लाइट की रे आई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, बाउंस बैक हुई, तो जो बाउंसिंग बैक रे है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद है नॉर्मल। तो यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर हमने लाइन बनाई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, उसको हमने कहा नॉर्मल। देन नॉर्मल और देन
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सिंपल भाई, एक डायग्राम में यहां पर तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जो रे आ रही है, द रे ऑफ लाइट विच इज स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर, इट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच इज बाउंसिंग बैक, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। द नॉर्मल, what is normal? The perpendicular which is drawn from the point of incident, that is normal, and the angle between incident ray and normal is called as angle of incidence, and the angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection। हो गया हमारा मामला खत्म। सिंपल, राइट। अब हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सारी टर्म्स समझ में आ गई है। अब हमें देखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा एक चीज याद रखना, रिफ्लेक्शन किसी भी टाइप का हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो सेम रहेंगे, सेम रहेंगे, सेम रहेंगे, सेम ही रहेंगे। सो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? सबसे पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? सबसे पहला लॉ क्या है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंड एग्जैक्टली इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, राइट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस that is I, and angle of reflection that is R. so angle of incidence, इसको अलग कलर से लिया था ना मैंने, क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा 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 सेम ही रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहली चीज सिंपल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। हो गया, पहला लॉ खत्म। है कुछ डिफिकल्ट? राइट, यही चीज है यहां पर कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। ये ट्विंस है, ये ट्विंस है, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों एंगल इक्वल ही होंगे। चलो दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। फिर से स्टेटमेंट को बढ़िया से देखेंगे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है? चलो ध्यान से समझते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरी सरफेस, लाइट ऐसे आई, ठीक है, लाइट ध्यान से समझना, प्रीव्यू में बढ़िया दिख रहा है, हाँ, लाइट ऐसे आ रही है। अगर लाइट ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, सो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम प्लेन में ऐसे ही जाएगी, राइट। अगर इंसिडेंट रे ऐसे है, इस प्लेन में है, राइट, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही होगी। अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जा सकती। समझ आ रही है बात? अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जा सकती है क्या? लॉजिक लगाओ, नहीं। दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस है, अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे ऐसी जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी होगी। समझ आ रही है बात? अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में सेम प्लेन में रहेगी। अगर इस तरीके से आ रही है इंसिडेंट रे तो उसी तरीके से जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अगर इस तरीके से इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या ऐसी जा सकती है? नहीं जा सकती। दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई ऑन अ सेम प्लेन, दे लाई ऑन अ सेम प्लेन। व्हाट इज द सेम पैनल? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, राइट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। तो ये हो गए दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा समझना कि अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो या रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो या रिफ्लेक्शन तुम्हारे चेहरे से हो या तो रिफ्लेक्शन तुम्हारे टीचर के चश्मे के कांच से हो, राइट। होता है ना भाई, जो टीचर चश्मा पहनता है उसके आंखों में ना ट्यूबलाइट से दिखती है हमेशा,
किसके साथ हुआ है, फिर पता ही नहीं चलता भाई 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 टीचर देख किसकी तरफ रहा है, राइट। सो भाई स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर केस में एप्लीकेबल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर केस में एप्लीकेबल है, हमेशा याद रखना। समझ में आ रही है बात? सो ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल सी चीज है। अब हम समझेंगे प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन को अगर स्टडी किया है और प्लेन मिरर से स्टडी नहीं किया तो तुमने क्या खाक रिफ्लेक्शन स्टडी किया? समझ आ रही है बात? तो यहां पर प्लेन मिरर समझना भी बड़ा जरूरी है। चलो भाई प्लेन मिरर समझते हैं। प्लेन मिरर, हाँ भाई मिरर अलग अलग टाइप के होते हैं, मिरर ऐसे मुड़े हुए भी होते हैं, लेकिन हमें कौन से मिरर की बात करनी है? हमें प्लेन मिरर की बात करनी है। अ मिरर विथ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो प्लेन मिरर है, सिंपल। उसमें एक साइड रहेगी रिफ्लेक्टिंग साइड, जिसमें फॉर एग्जांपल ये मिरर है, मिरर के दो साइड होते हैं ना, मिरर के एक साइड पे मैं मेरा थोबड़ा देख पाऊंगा, मैं मेरा फेस देख पाऊंगा, तो मिरर के इस साइड पे मैं मेरा फेस देख पाऊंगा, तो ये हो गई रिफ्लेक्टिंग साइड, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग साइड। क्या मिरर के पीछे की साइड से मैं अपना फेस देख पाऊंगा? बताओ, क्या मिरर के पीछे की साइड से मैं अपना फेस देख पाऊंगा? नहीं। तो पीछे की साइड को हम कहेंगे द नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। क्या कहेंगे बेटा? द नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। सो मिरर में दो पार्ट्स होता है, द रिफ्लेक्टिंग साइड विच इज शाइनी, ये लिख क्यों नहीं रहा है? तू लिखना चालू कर। ये हाँ, रिफ्लेक्टिंग साइड विच इज शाइनी एंड द नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड दैट इज बैक साइड। पीछे की साइड रहती है जिसमें एक सिल्वर का कंपाउंड होता है जिससे कोटिंग की जाती है, राइट। एक सिल्वर कंपाउंड, एक सिल्वर कंपाउंड, सिल्वर कंपाउंड की यहां पर कोटिंग होती है पीछे की तरफ, दैट इज नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, और सामने वाली साइड हो गई रिफ्लेक्टिंग साइड। ये हो गए प्लेन मिरर के दो पार्ट्स, रिफ्लेक्टिंग साइड एंड पीछे वाली नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। क्या डिफिकल्ट है? सिंपल है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। चलो भाई, एक क्वेश्चन आया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इफ लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट व्हाट एंगल will it be reflected if light strikes a mirror at an angle of 30 degree, right? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री होगा, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? कितना होगा? 30। सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है कि भाई प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करती है। प्लेन मिरर क्या करती है? इमेज फॉर्म करती है। हम सबको पता है, ये जो मेरे पास ये फोन पड़ा है, ये जो मेरे पास फोन पड़ा है, इसकी भी सरफेस स्मूथ है, तो ये सरफेस भी इमेज फॉर्म करेगी, ये सरफेस भी इमेज फॉर्म करेगी। ये ऊपर की लाइट की इमेज तुम्हें बढ़िया से दिखाई दे रही है, राइट। तो ये भी एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। अभी मेरा फेस इस मिरर में मुझे दिख रहा है, राइट। तो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म कैसे करती है वो हमें देखना है। सो लेट्स स्टडी हाउ अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज। चलो भाई, हम पहले बनाएंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे बनाना है सबको पता है, राइट। प्लेन मिरर बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लाइन, यहां पर हमें चाहिए एक लाइन, ये हमने बना दिया प्लेन मिरर। चलो भाई, क्या इतना काफी है प्लेन मिरर बनाने के लिए? नहीं नहीं। क्या इतना काफी है? ये हाँ, क्या इतना काफी है प्लेन मिरर बनाने के लिए? नो 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 नो। प्लेन मिरर बनाने के लिए हमें और क्या चाहिए? हमें इस टाइप की लाइंस चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग है और कौन सी साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है, कौन सी साइड है रिफ्लेक्टिंग और कौन सी साइड है नॉन रिफ्लेक्टिंग। इसको ठीक से बना देंगे, इसको ठीक से बना देंगे, राइट। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, ये हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड और ये हो गई रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर समझो कि यहां पर एक चीज समझो कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो डॉट है इसको हम मान लेते हैं, इस डॉट को हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, इस डॉट को हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी मिरर के अंदर। अगर इस डॉट को मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी इस मिरर के अंदर। लेकिन कैसे फॉर्म होगी, चलो देखते हैं। और यहां पर एक बहुत सिंपल चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, वो है क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा ध्यान में रख के चलना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन से लॉज है? कि भाई सबसे पहले
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को तुम्हें हमेशा इक्वल रखना है, दोनों को तुम्हें हमेशा इक्वल रखना है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सारी चीजें सेम प्लेन में होनी चाहिए, सारी चीजें सेम प्लेन में होनी चाहिए। चलो भाई, अब हम बनाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होगी, राइट। जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं, सो मेरे से अभी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरे से अभी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। सो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रेज आ रही होगी वो कैसी होगी, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रेज आ रही होगी वो कैसी होगी। जैसे समझो कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट की रे निकली और यहां पर टकराई, इस ऑब्जेक्ट से निकली लाइट की रे और यहां पर टकराई, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब हमें रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखना, रिफ्लेक्टेड रे बनाने के पहले तुम बना लो यहां पर नॉर्मल, तुम यहां पर बना लो नॉर्मल कि भाई इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट से ये क्या लाइन परपेंडिकुलर बनी है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए हमें, इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इस लाइन को हम एडजस्ट कर देंगे, ये आ गई लाइन, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल। अब यहां पर हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक मिनट, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो उस हिसाब से हमें अब रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, दोनों एंगल को सेम बना के, दोनों एंगल को सेम करके। तो अब हम बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया कि हमने नॉर्मल क्यों बनाया पहले, नॉर्मल हमने पहले इसलिए बनाया ताकि ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को पहले सेम बना सके, तभी जाकर हम रिफ्लेक्टेड रे को बढ़िया से बना पाएंगे। अब हम बनाते हैं रिफ्लेक्टेड रे विद दिस रेफरेंस, राइट। अब ये बन गई है हमारे पास, ये बन गई है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। अब ये बन गई है, इसका एंगल एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा, ये बन गई है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, राइट। ये हो गई एक सिंपल चीज, ये हो गया द सिंपल फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये रे सेम एंगल पे है, सेम एंगल पे है, सेम एंगल पे है, सेम एंगल पे है, या थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, सेम एंगल पे है या थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा इसको, ये लाइट की रे क्या सेम एंगल पे है, थोड़ा 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 थोड़ा, एक यहां पर इसको मिटा देते हैं, राइट। तो क्या अभी ये सेम एंगल पे दिख रही है, क्या ये सेम एंगल पे दिख रही है, क्या ये सेम एंगल पे दिख रही है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें बढ़िया से समझ में आए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्या ये सेम एंगल पे है, क्या ये सेम एंगल पे है, क्या ये सेम एंगल पे है, यस। क्या ये सेम एंगल पे है, क्या ये सेम एंगल पे है, क्या ये सेम एंगल पे है, यस है। तो ये बन गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। उसी तरीके से समझो कि लाइट की दूसरी रे इस पॉइंट से निकल रही है, राइट, यहां पर टकराई। अब यहां पर सिंपली तुम बनाओ नॉर्मल, यहां पर सिंपली तुम बनाओ, यहां से सिंपली तुम बनाओ क्या, यहां पर तुम बनाओगे नॉर्मल। क्या ये नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल बन गया। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। क्या ये नॉर्मल बन गया, यस ये नॉर्मल बन गया, राइट। नॉर्मल कहां होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ, नॉर्मल कहां होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहां पर नॉर्मल कहां होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर हमने नॉर्मल बना लिया, तो ये हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर हम बनाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बनाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से बनाएंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, यहां से हम बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे, यहां से हम बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से हम बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से इंसिडेंट, यहां से दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड हो रही है डाइवर्ज, दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रही है, तब 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 अगर यहां से इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को हमें एक्सटेंड करना है, तो अब यहां से दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को हमें मिरर के पीछे एक्सटेंड करना है, मिरर के पीछे हमें करना है इसको एक्सटेंड। जब हम इसको मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे, तब हमें यहां पर तब हमें यहां पर एक पॉइंट पे
तब हमें यहां पर जब दोनों रेस एक पॉइंट पे मिलेगी तब यहां पर बनेगी हमारी इमेज, तब यहां पर हमें बनेगी इमेज। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और यहां बन गई इमेज, यहां बन गई इमेज। समझ में आ रही है तुम्हें बात? तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं? राइट। अभी मैं तुम्हें पूरी प्रोसेस समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। अभी मैं तुम्हें पूरी प्रोसेस समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। यहां पर चलो भाई, यहां पर अब हमने पूरा किया क्या है, यहां पर हमने किया क्या है, अब ध्यान से समझना। यहां पर हमने किया क्या है ये ध्यान से समझना। यहां पर सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से लाइट की रे आई और रिफ्लेक्ट हुई, लाइट की रे आई और यहां पर रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन जब ये लाइट की रेस रिफ्लेक्ट हुई तब रिफ्लेक्ट होते टाइम पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों लाइट की रेस डाइवर्ज हो रही है, ये दोनों लाइट की रेस डाइवर्ज हो रही है। तो यहां पर इन दोनों लाइट की रेस को अगर हम एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे, अगर हम इन दोनों लाइट की रेस को हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, और ये एक्सटेंडेड रे जिस पॉइंट पे मिलेगी वहां बनेगी इमेज, वहां पर बनेगी इमेज। सो दिस इज हाउ अ प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज एंड इमेज अपीयर्स बिहाइंड द मिरर। ये इमेज मिरर के अंदर, या हम कह सकते हैं कि मिरर के पीछे दिखाई देगी, मतलब मिरर के अंदर दिखाई देगी। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अगर अब यहां पर एक चीज समझना कि इमेज क्या है, यहां पर एक चीज समझना कि इमेज क्या है, यहां पर एक चीज समझना, यहां पर एक चीज समझना कि भाई इमेज क्या है। यहां पर तुम लोग समझना कि भाई इमेज क्या है। व्हाट इज एन इमेज? जब लाइट की दो रेस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट की दो रेस जब एक्चुअल में एक पॉइंट पे मिलती है तब वहां पर बनती है इमेज, तब वहां पर बनती है इमेज। लाइट की दो रेस जब एक्चुअली में मिलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद दो लाइट की रेस जब एक्चुअल में एक पॉइंट पे मिलेगी तब वहां पर फॉर्म होगी इमेज। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अब ये जो इमेज बनेगी ना वो रहेगी रियल। वो कैसी रहेगी? रियल इमेज, राइट। ये कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। ऐसी इमेज जो तुम स्क्रीन पे कास्ट कर पाओ, जो तुम स्क्रीन पे कास्ट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया और सन की इमेज तुम बना रहे हो एक पेपर पे, राइट। तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया और धूप में तुम खड़े हो गए, सन की तुम छोटे से डॉट में तुम इमेज बना रहे हो उसकी, तो वो कैसी इमेज है? वो एक स्क्रीन पे तुम इमेज ले पा रहे हो, तो वो इमेज हो जाएगी रियल इमेज। और रियल इमेज कब बनेगी? जब लाइट की रेस एक्चुअली में एक पॉइंट पे मिल रही है, जब लाइट की रेस एक्चुअली में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वहां पर बनेगी इमेज। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर लाइट की रेस इंटरसेक्ट होने का कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यहां पर लाइट की रेस डाइवर्ज हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर लाइट की रेस डाइवर्ज हो रही है तो इनका इंटरसेक्ट होने का, असल में इन दोनों लाइट की रेस का इंटरसेक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए इन लाइट की रेस को पीछे की तरफ हम डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर इस पॉइंट पे हमें इमेज दिखाई देगी, इस पॉइंट पे हमें इमेज दिखाई देगी। और ये इमेज कैसी है? क्या ये इमेज तुम स्क्रीन पे ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। ये इमेज सिर्फ मिरर के अंदर दिखाई देगी, इसको तुम स्क्रीन पे के अंदर नहीं ले पाओगे। तो ये इमेज हो जाएगी अब हमारी वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी वर्चुअल इमेज। समझ में आई बात? तो इमेज तो एक्चुअली दो लाइट की रेस जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट होती है तब जाकर इमेज बनती है। लेकिन यहां पर लाइट की रेस इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, वो दोनों लाइट की रेस डाइवर्ज हो रही है, राइट। तो यहां पर लाइट की रेस एक्चुअली में नहीं मिल सकती। लेकिन क्या हो सकता है? मिरर के पीछे लाइट को एक्सटेंड करके यहां पर लाइट की रेस मिल रही है ऐसा हमें दिख रहा है। ये लाइट की रेस मिल रही है ऐसा हमें दिख रहा है, एक्चुअली में मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो यहां पर इमेज फॉर्म होगी और इस इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, जो कि स्क्रीन पे हम कास्ट ना कर पाए। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो भाई जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सबसे पहले है इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज कब बनेगी बेटा? रियल इमेज कब बनेगी? जब लाइट की रेस एक्चुअली में, रियल इमेज कब बनेगी? जब लाइट की रेस एक्चुअली में एक पॉइंट पे मिल रही हो। और लाइट की रेस एक्चुअली में कब एक पॉइंट पे मिलेगी? जब लाइट हो रही हो कन्वर्ज, राइट। जब लाइट हो रही हो कन्वर्ज, ऐसे इस तरीके से जब लाइट एक पॉइंट पे मिलेगी तभी जाकर यहां पर इमेज फॉर्म होगी।
राइट। रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट की रेस ऐसे मिल रही है तभी जाकर इमेज फॉर्म होगी। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है बेटा, हमारे केस में क्या हो रहा है, ये प्लेन मिरर के केस में लाइट की रेस तो डाइवर्ज हो रही है, लाइट की रेस तो डाइवर्ज हो रही है, लाइट की रेस तो एक दूसरे से दूर जा रही है, लाइट की रेस तो एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही है। तो क्या ये इंटरसेक्ट हो सकती है? ये इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे, अगर पीछे की तरफ हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा आभास होगा कि ये इस पॉइंट पे आके मिल रही है, राइट। एक्चुअली में नहीं मिल रही है, लेकिन जब इसको एक्सटेंड करेंगे तब ऐसा दिखेगा कि ये मिल रही है और उसी पॉइंट पे ये इमेज फॉर्म होगी और इस इमेज को कहेंगे हम वर्चुअल इमेज। इसलिए हम कहते हैं कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। वो इमेज तुम्हें दिखेगी लेकिन तुम उसको मिरर के बाहर नहीं निकाल पाओगे। एक पेपर पे तुम उसकी इमेज कास्ट, एक स्क्रीन पे तुम उसकी इमेज कास्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज है द इमेज इज वर्चुअल। दूसरा, इमेज इज इरेक्ट। इमेज इज इरेक्ट, सिंपल। अगर ये ऑब्जेक्ट है और अगर ये इमेज है, ठीक है, ये रियल ह्यूमन है और ये उसकी इमेज है, तो अगर इंसान सीधा खड़ा है तो उसकी इमेज भी सीधी ही होगी, उसकी इमेज भी सीधी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिरर के सामने ये एक एरो ऐसा है, राइट, ऊपर की तरफ है, तो इमेज में भी ये एरो ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा। तो हम उसको क्या कहेंगे? इमेज इज इरेक्ट, इमेज सीधी है, इमेज सीधी है, राइट। अगर हमारा एरो ऊपर है और इमेज में हमें एरो नीचे की तरफ दिखाई दे तो हम कहेंगे कि भाई इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी है। लेकिन ये हमारा केस नहीं है। प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी ही दिखाई देगी। नेक्स्ट क्या है? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज फॉर एग्जांपल इस इंसान की हाइट अगर 155 सेंटीमीटर है तो इमेज में भी इसकी हाइट 155 सेंटीमीटर ही होगी। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों होगी एग्जैक्टली सेम। सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो रहे हो तो क्या तुम एक्स्ट्रा पतले दिखते हो? क्या तुम एक्स्ट्रा मोटे दिखते हो? क्या तुम जितनी हाइट है उससे छोटे दिखते हो? क्या तुम जितनी हाइट है उससे लंबे दिखते हो? नहीं। अगर तुम परफेक्ट प्लेन मिरर के सामने खड़े रहोगे तो बेटा जैसे तुम हो वैसे के वैसे ही दिखाई पड़ोगे। मतलब यहां पर इमेज की साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के जितनी ही रहेगी। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज रहेगी एग्जैक्टली सेम। दूसरा, सेम डिस्टेंस बिहाइंड मिरर। अब ये पॉइंट समझने लायक है, चलो समझते हैं। समझो कि यहां पर मैं खड़ा हूं मिरर से 5 मीटर की दूरी पर, ऑब्जेक्ट है मिरर से 5 मीटर दूर। मतलब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर। तो मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर तो इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस भी होगा 5 मीटर। वो डिस्टेंस भी होगा 5 मीटर। इसीलिए ये स्टेटमेंट कह रहा है सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन object and mirror, it is equal to the distance between image and mirror. It is equal to the distance between image and mirror. जितने दूर तुम मिरर के सामने हो उतनी ही दूर इमेज तुम्हारी बनेगी। अगर मैं मिरर से 5 मीटर की दूरी पे हूं तो मिरर के अंदर मेरी इमेज भी 5 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगी। समझ आ रही है बात? और लास्ट पॉइंट है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या है ये लेटरली इन्वर्टेड? क्या है? चलो भाई, लेटरली इन्वर्टेड क्या है? समझो कि इस केस में ये वाली साइड हो गई राइट साइड और ये वाली साइड हो गई लेफ्ट साइड। समझो, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। समझो सिंपली। अब यहां पर समझो कि ये इस इंसान का राइट हैंड है और ये इस इंसान का लेफ्ट हैंड है, राइट।
सिंपल। जो हाथ राइट साइड की तरफ है वो राइट हैंड, जो हाथ लेफ्ट साइड की तरफ है वो लेफ्ट हैंड। सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है। अब देखो, राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड एरो की तरफ है, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड एरो, ऐसे है। लेकिन जब उसकी इमेज बनेगी, इमेज में क्या दिखाई देगा? इमेज में ये तो हमेशा राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। तो इमेज में क्या होगा? इमेज में जो राइट है वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा। इमेज में क्या होगा? जो राइट है वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा और जो लेफ्ट है वो राइट की तरफ दिखाई देगा। एक सिंपल चीज है, अगर मिरर के सामने मैं बी रख दूं, अगर मिरर के सामने मैं ऐसे, अगर मिरर के सामने मैं ऐसे बी रख दूं, तो वो मुझे इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा, वो मुझे डी दिखाई देगा। वो मुझे क्या दिखाई देगा? वो मुझे डी दिखाई देगा। अगर मिरर के सामने मैं पी रख दूं, तो वो मुझे ऐसे क्यों की तरह, वो ऐसे मुझे क्यों की तरह दिखाई देगा। दिस इज व्हाट वी कॉल लैटरल इन्वर्जन। दिस इज व्हाट वी कॉल लैटरल इन्वर्जन। और लैटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि when left appears like right and right appears like left in the image। जब इमेज के अंदर, जब इमेज के अंदर राइट लेफ्ट की तरह दिखाई दे और लेफ्ट राइट की तरह दिखाई दे, तब हम उसको कहेंगे लैटरल इन्वर्जन। तब हम उसको कहेंगे, दिस इज द डेफिनेशन फॉर लैटरल इन्वर्जन। दिस इज द डेफिनेशन फॉर लैटरल इन्वर्जन। अब यहां पर मैं एज अ टीचर तुम्हें बता रहा हूं, स्कूल में भी पढ़ाया मैंने, उसी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। अगर लैटरल इन्वर्जन की तुम्हें डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि भाई एक्सप्लेन व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, तो लोगों को भाई सिंपल है यार, सबने देखा है, सब मिरर में देखते हैं भाई, राइट? तो सबको पता है कि भाई जब लेफ्ट राइट की तरह दिखाई दे और राइट लेफ्ट की तरह दिखाई दे, तो उसको हम कहेंगे लैटरल इन्वर्जन। बट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। हम क्या कहेंगे? जब राइट लेफ्ट की तरह दिखाई दे और लेफ्ट राइट की तरह दिखाई दे, कहां पर? इमेज में। कहां पर? इमेज में। तब हम उसको कहेंगे लैटरल इन्वर्जन। क्या कहेंगे? लैटरल इन्वर्जन। ये चीज ना, ये चीज भूलनी नहीं है हमें। जब इमेज के अंदर लेफ्ट राइट की तरह दिखाई दे और राइट लेफ्ट की तरह दिखाई दे, उसको हम कहेंगे लैटरल इन्वर्जन। तो यहां पर अगर मैं पी ऐसे लिखूंगा तो वो मुझे ऐसे क्यू की तरह दिखाई पड़ेगा। अगर मैं बी ऐसे लिखूंगा तो वो मुझे ऐसे डी की तरह दिखाई पड़ेगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो इसी चीज को बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। अगर मैं यहां पर ऐसे सी लिखूंगा तो ये मुझे ऐसा नजर पड़ेगा, राइट? राइट लेफ्ट की तरह नजर आएगा, लेफ्ट राइट की तरह नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये हो गया, ये है राइट हैंड। तो इमेज में ये राइट हैंड किस तरफ दिखाई देगा? इमेज में राइट हैंड इस तरफ दिखाई देगा। मतलब जो राइट है, राइट है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड है, बोर्ड वाली साइड मेरी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं, ऑब्जेक्ट में राइट हैंड है, तो वो इमेज में लेफ्ट साइड की तरफ दिखाई देगा, राइट? तो जो राइट में है वो इमेज में लेफ्ट साइड की तरफ दिखाई देगा, वो उसको बोलते हैं हम लैटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लैटरली इन्वर्टेड। सो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो इमेज बन रही थी उसमें मैंने तुम्हें बताया था रियल एंड वर्चुअल इमेज। दो मैंने टाइप्स बताए थे, रियल एंड वर्चुअल इमेज। हमारी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, वो कैसी इमेज है? वो है वर्चुअल। रियल इमेज क्या है? द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेज जिसको मैं स्क्रीन पे कास्ट कर पाऊं, ऐसी इमेज को हम कहेंगे रियल इमेज। तो जब तुम सिनेमा में जाओगे, सामने व्हाइट कलर के स्क्रीन पे, व्हाइट कलर के पर्दे पे पीछे से प्रोजेक्टर में से लाइट आएगी, वहां पर इमेज बनेगी, तो वो कौन सी इमेज है? वो रियल इमेज है। सो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे कास्ट हो पाए उसको हम कहेंगे रियल इमेज। एंड द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही, जैसे तुम हो, खड़े हो, ठीक है, तुमने अपने सामने मिरर रख दिया, अपने सामने तुमने रख दिया मिरर, ठीक है, तो तुम्हारी इमेज मिरर में तो दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मिरर के पीछे यहां पर एक स्क्रीन है, जैसे ये हो तुम, ये है मिरर और यहां पर है स्क्रीन, तो क्या
तुम्हारी इमेज मिरर में तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये लाइट रिफ्लेक्ट होके क्या तुम्हारी इमेज ये पेपर पे कास्ट होगी? क्या तुम्हारी इमेज यहां स्क्रीन पे कास्ट होगी? नहीं होगी। सो द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन ओनली बी सीन इनसाइड द मिरर। वो सिर्फ मिरर के अंदर दिखेगी, लेकिन उसको बाहर किसी स्क्रीन पे तुम कास्ट नहीं कर सकते, तो उसको तुम बोलोगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे हम? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगी? फॉर्म बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, जब रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, तब इस पॉइंट पे बनेगी रियल इमेज। तब इस पॉइंट पे जो इमेज बन रही है उसको अपन बोलेंगे रियल इमेज। अब दूसरा, द इमेज फॉर्म बाय अपेरेंट मीटिंग। मतलब भाई लाइट की रेस तो क्या हो रही है? लाइट की रेस तो डाइवर्ज हो रही है, लाइट की रेस तो दूर भाग रही है, तो मिलने का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो दूर भाग रही है। लेकिन अगर पीछे उनको एक्सटेंड किया जाए तो हमें ऐसा लग सकता है कि इस पॉइंट पे वो मिल रही है, इस पॉइंट पे वो मिल रही है। तो इस पॉइंट पे बनेगी वर्चुअल इमेज, इस पॉइंट पे बनेगी वर्चुअल इमेज, राइट। तो ये इमेज सिर्फ हमें दिखाई देगी, लेकिन उसको तुम स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते, राइट। द इमेज फॉर्म द डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। यहां पर रिफ्लेक्टेड रेस तो डाइवर्ज हो रही है, लेकिन जब उसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तब यहां पर हमें इमेज दिखाई देगी, लेकिन उसको तुम स्क्रीन पे नहीं ले पाओगे। इसलिए ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ऑलवेज इन्वर्टेड मतलब अगर रियल इमेज में अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसकी रियल इमेज बनेगी, अब इसकी रियल इमेज बनेगी तो इमेज ऐसी बनेगी, तो इमेज बनेगी ऐसी उल्टी। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज उल्टी बनेगी। मतलब जब रियल इमेज बनेगी तब ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज उल्टी हो जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज ऐसी बनेगी, उल्टी। लेकिन वर्चुअल इमेज सीधी बनेगी, वर्चुअल इमेज सीधी बनेगी, इरेक्ट ही बनेगी। ये हमने समझ लिया, ये हमने इमेज के टाइप समझ लिए, राइट। अब यहां पर रियल एंड वर्चुअल इमेज के बियॉन्ड हम रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, जो कि हमने पहले भी इसको डिस्कस कर ही लिया है, राइट। कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, जैसे मिरर हो गया, कोई बढ़िया सा शाइनी सा मेटल हो गया, राइट। तो जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, जिसमें इमेज दिखाई दे भाई, जिसमें इमेज फॉर्म हो, जिसमें क्या फॉर्म हो? इमेज। जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और इमेज बन रही है, तो उसको हम कहेंगे रेगुलर। कलर चेंज करने की आवश्यकता है, उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो, जब रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो और यहां पर इमेज नहीं बन रही, यहां पर इमेज नहीं बन रही है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। So reflection from rough surface where image is not formed. This kind of image is reflection is called as irregular reflection, and irregular reflection can also be called as diffused reflection. Irregular reflection can also be called as diffused reflection. Right? So यहाँ पर हमने देख लिया दो टाइप, regular reflection from smooth surface. Smooth surface से जो reflection होगा उसको regular reflection कहेंगे. Rough surface से जो reflection होगा उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है? पैरेलल रेज रिमेन पैरेलल। अगर यहां पर इंसिडेंट रेस पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल रहेगी। सिंपली हम देख पाएंगे, अगर यहां पर इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल रहेगी। लेकिन रफ सरफेस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर तुम्हारी इंसिडेंट रेस पैरेलल है, इंसिडेंट रेस तो बढ़िया पैरेलल आ रही है, लेकिन ये सरफेस तो रफ है, तो भाई लाइट किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकती है। सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में
जहां पर रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? रफ सरफेस से। तो उस केस में अगर तुम्हारी इंसिडेंट रेस पैरेलल है तो भाई गारंटी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रेस भी पैरेलल रहे। रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल नहीं रहेगी। ये कौन सा रिफ्लेक्शन हो गया? रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ आया? समझ आया? ये दूसरी बार समझा रहा हूं भाई, एक बार ऑलरेडी समझा चुका हूं, राइट। सो ये हो गए दो टाइप के हमारे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस एज वेल एज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस। मुझे बताओ, इस बॉटल से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या इस बॉटल में मेरा थोबड़ा देख पा रहा हूं? क्या लग रहा है तुम्हें? इस ढक्कन में मुझे अब मेरा फेस दिखेगा? कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है अभी इस बॉटल से? कमेंट करो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कलर्स। कलर्स, कलर्स। पूरी दुनिया में जितने कलर है ना, एक सिंपल चीज बताता हूं, क्यों विजिबल है हमें, क्यों दिखते हैं? क्योंकि लाइट है। कलर्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि लाइट है भाई। लाइट कहां से आ रही है? लाइट हमारे पास कहां से आ रही है? लाइट हमारे पास आ रही है सन से। लाइट हमारे पास आ रही है सन से। सन, सन से लाइट आ रही है। सन से जो लाइट आ रही है वो लाइट कैसी है? सन से जो लाइट आ रही है वो है व्हाइट लाइट। सन से जो लाइट आ रही है वो है व्हाइट लाइट। कैसी लाइट है वो? व्हाइट लाइट। सन से जो लाइट आ रही है वो है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब क्या? व्हाट इज व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट, जब ये सेवन कलर्स एक साथ चलेंगे, जब ये 7 के 7 कलर्स विबग्योर, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, जब ये 7 कलर्स एक साथ चलेंगे तो वो लाइट कैसी नजर आएगी? व्हाइट लाइट। तो वो लाइट कैसी नजर आएगी? व्हाइट लाइट। बेटा दिखती तो वो व्हाइट है, लेकिन उसके अंदर 7 कलर छिपे पड़े हैं। समझ आ रही है बात? जब 7 के 7 कलर्स एक साथ प्रोपोगेट करेंगे, जब 7 के 7 कलर्स एक साथ प्रोपोगेट करेंगे, जैसे यहां पर हो गया फॉर एग्जांपल, ये हो गया रेड, ठीक है, रेड। उसके बाद कौन सा हो गया? उसके बाद हो गया ऑरेंज, फिर ये वाला हो गया। बढ़िया सीक्वेंस में ही लगाए हुए कलर्स, राइट। उसके बाद हो गया ये ग्रीन वाला, उसके बाद हो गया दिस वन, उसके बाद हो गया ये, उसके बाद हो गया ये, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा विब क्योर। ये हो गया विब क्योर, राइट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब ये सारी लाइट्स, राइट, जब ये सारी कलर की लाइट्स एक साथ प्रोपोगेट करेगी, जब ये सारे कलर्स एक साथ प्रोपोगेट करेंगे, तब जो रिजल्टेंट कलर निकल के आएगा वो कौन सा कलर होगा? वो होगा व्हाइट कलर। वो कौन सा होगा? व्हाइट कलर। तो अगर तुम्हें व्हाइट लाइट दिख रही है, उसका मतलब क्या है? ये सारे 7 कलर्स एक साथ प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये सारे 7 कलर्स एक साथ प्रोपोगेट कर रहे हैं। मतलब जो हमें व्हाइट लाइट नजर आ रही है, एक्चुअली में उसमें 7 कलर्स है। एक्चुअली में उसमें 7 कलर्स है, लेकिन सारे के सारे 7 कलर्स हम साथ साथ है। जब सारे 7 कलर्स साथ साथ चलेंगे, तब वो लाइट व्हाइट नजर आएगी, तब वो लाइट व्हाइट नजर आएगी। मतलब व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर्स। हाउ मेनी? 7। व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर्स। जब ये सारे कलर की लाइट एक साथ प्रोपोगेट करेगी तो तुम्हें व्हाइट लाइट नजर आएगी। समझ आ रही है बात? तो जब व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करके, जब ग्लास प्रिज्म से जब हम पास करेंगे, तब जब व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे, तब इस व्हाइट लाइट के अंदर जितने कलर्स हैं ना, ये सारे कलर्स स्प्लिट होने लगेंगे। ये सारे कलर्स स्प्लिट होने लगेंगे और पूरा हमें ये स्पेक्ट्रम नजर आएगा। ये पूरे 7 के 7 कलर्स नजर आएंगे। सो व्हेन वी विल पास व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, राइट, जब ग्लास प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे, देन ऑल द कंस्टिट्यूएंट कलर्स विल गेट स्प्लिटेड। सो व्हाइट लाइट विल गेट स्प्लिटेड व्हेन इट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट को पास करेंगे, तब उसके सारे कलर स्प्लिट हो जाएंगे और यहां पर सारे कलर्स हमें देखने को मिलेंगे।
यहां पर सारे कलर्स हमें देखने को मिलेंगे, यहां पर सारे कलर्स हमें देखने को मिलेंगे। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स है। कब पता चलेगा? जब व्हाइट लाइट को स्प्लिट करोगे तब पता चलेगा, जब व्हाइट लाइट को स्प्लिट करोगे तब पता चलेगा, राइट। कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट किया जा सकता है। ये हो गए वो सारे कलर्स, राइट। सो व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स है, लेकिन जब ग्लास प्रिज्म से तुम व्हाइट लाइट पास करोगे तभी जाकर ये कलर स्प्लिट होंगे और ये सारे कलर्स तुम्हें नजर आएंगे, राइट। सो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाइट कलर के कितने कंस्टिट्यूएंट्स है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट। ये सारे कलर्स जब साथ में चलेंगे तब जाकर व्हाइट लाइट बनेगी, राइट। अब प्राइमरी कलर्स कौन से? 3 कलर्स प्राइमरी माने जाते हैं। कौन कौन से भाई? रेड, ब्लू, ग्रीन। आरबीजी फेमस। गेमिंग रूम बनानी है पापा, आरबीजी कलर चाहिए, राइट। सो दिस रेड, ब्लू एंड ग्रीन, दिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी कलर्स। अगर तुम पुराने टाइम में जो टीवी वगैरह होते थे, अगर तुम उसमें देखोगे, राइट, जो बड़े बड़े डब्बे होते थे तो उसमें भी 3 ही कलर्स होते थे। तो भाई टीवी में तो बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। कैसे? इन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बाकी कलर्स बनते हैं। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी कलर्स। कौन कौन से कलर को हम प्राइमरी कहेंगे? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। क्यों भाई? प्राइमरी कलर्स आर द कलर्स दैट कैन नॉट बी मेड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर। किसी दूसरे कलर को मिक्स करने की जरूरत नहीं है इन कलर्स को बनाने के लिए किसी दूसरे कलर को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन कलर को मिक्स करके तुम बाकी कलर्स बना सकते हो। इसीलिए इनको कहते हैं प्राइमरी कलर्स। विच आर द प्राइमरी कलर्स? हियर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आरबीजी, आरजीबी, जो भी कहो तुम, राइट। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, these are the primary colors. Why? Because they are primary colors that cannot be made by mixing any other color. किसी दूसरे कलर को मिक्स करके ये कलर नहीं बनते, वो अपने आप में बने हुए हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, and they can be mixed in different combinations to produce all the other colors. इन दोनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से सारे दूसरे कलर बन जाएंगे। तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स को कंबाइन करके जो दूसरे कलर्स बनते हैं उन कलर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर्स। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी कलर्स। व्हाट आर सेकेंडरी कलर्स? फॉर्म बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर्स को जब मिक्स करोगे तब क्या बनेगा? तब सेकेंडरी कलर्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब रेड और ग्रीन को तुम मिक्स करोगे तो येलो बनेगा। फिर यहां पर ब्लू और ग्रीन को, राइट, तो यहां पर ये वाला कलर बनेगा शियान। देन फिर ब्लू और रेड को तुम मिक्स करोगे तो यहां पर मैजेंटा कलर बनेगा, राइट। सो इस तरीके से प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जो दूसरे कलर बनते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कलर। सिंपल डेफिनेशन है, सेकेंडरी कलर्स विच आर फॉर्म बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जो कलर बनता है वो हो गया कौन सा? वो हो गए हमारे सेकेंडरी कलर्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट एक सिंपल फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाती हूं एक चीज। जैसे समझो तुम लोग, इस छाते का कलर बहुत वाइब्रेंट कलर है यार इसका। इस छाते का कलर क्या है? ऑरेंज। कौन सा कलर है? ऑरेंज। समझो भाई, इस छाते पे गिर रही है व्हाइट लाइट, इस छाते का कलर है ऑरेंज, तो ये ऑरेंज क्यों दिखाई दे रहा है? इस पे तो गिर रही है व्हाइट लाइट, इस छाते पे तो गिर रही है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में कितने कलर्स है? व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है। व्हाइट लाइट में कितने कलर्स है? 7 कलर्स। व्हाइट लाइट इस ऑब्जेक्ट पे जब गिरती है, इसमें से बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सिर्फ एक ही कलर रिफ्लेक्ट होगा। इसमें से सिर्फ ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट कौन सा हो रहा है यहां पर? रिफ्लेक्ट कौन सा कलर हो रहा है? ऑरेंज। कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पर? ऑरेंज।
इस पे तो व्हाइट लाइट गिर रही है, व्हाइट लाइट में से बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सिर्फ ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट होगा, इसीलिए इसका कलर है ऑरेंज, इसीलिए इसका कलर है ऑरेंज। जैसे यहां पर एप्पल है, एप्पल पे गिर रही है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स है, लेकिन सारे कलर्स एप्पल कर देगा एब्जॉर्ब, बाकी सारे कलर्स एप्पल कर देगा एब्जॉर्ब, सिर्फ रेड कलर को वो करेगा, सिर्फ रेड कलर होगा रिफ्लेक्ट, सिर्फ रेड कलर होगा रिफ्लेक्ट, सिर्फ रेड कलर होगा रिफ्लेक्ट, इसीलिए एप्पल रेड नजर आ रहा है। अगर एप्पल सारे कलर्स एब्जॉर्ब करके, अगर वो ग्रीन कलर, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करके अगर वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता, बाकी सारे कलर्स वो एब्जॉर्ब करके ग्रीन कलर वो रिफ्लेक्ट करता, तो यहां पर ये जो एप्पल है वो हमें ग्रीन कलर का नजर आता, ग्रीन कलर का नजर आता। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब, और ये किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो क्या होगा भाई, व्हाइट लाइट आएगी, इसमें से कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो ये ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा दिखाई देगा हमें, व्हाइट। ये ऑब्जेक्ट का कलर हमें कौन सा दिखाई देगा, व्हाइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट दिखाई दे रहा है, मतलब व्हाइट लाइट आएगी और पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, सारे कलर्स वापस के वापस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये व्हाइट नजर आ रहा है, राइट। अगर इसमें से सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते और सिर्फ एक कलर रिफ्लेक्ट होता, फॉर एग्जांपल समझो इसमें से सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो गए, इसमें से ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये पेपर हमें ब्लू नजर आता, राइट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में से सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो भाई उसका कलर, उस ऑब्जेक्ट का कलर तुम्हें दिखाई पड़ेगा कैसा, उस ऑब्जेक्ट का कलर तुम्हें दिखाई पड़ेगा व्हाइट। इन द सेम वे समझो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, यहां पर सारी की सारी लाइट हो रही है एब्जॉर्ब, पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, तो ये दिखाई देगा हमें ब्लैक, काला, तो ये दिखाई देगा हमें ब्लैक। अगर कोई ऑब्जेक्ट सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो वो दिखाई देगा हमें ब्लैक। क्या दिखाई देगा, ब्लैक। नेक्स्ट हम देखते हैं कलर्स फ्रॉम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ये ग्लास देखो, कांच का ग्लास है, ग्रीन कलर का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, ग्रीन कलर का, लाइट तो पास हो रही है, तो जो कलर्ड ऐसी शीट्स होती है ना, तो कुछ कलर शीट्स भी होती है ना, कुछ ट्यूबलाइट्स होती है, पिंक कलर की ट्यूबलाइट्स, रेड कलर की ट्यूबलाइट्स, ग्लास हो गया, यहां से ये ग्लास है, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें से जब लाइट पास होगी तब वो ग्रीन कलर की लाइट पास होगी, तो क्या होगा यहां पर, इसमें से जब व्हाइट लाइट पास होगी, इसमें से जब व्हाइट लाइट पास होगी, तब इसमें होते हैं पिगमेंट्स, इसमें होते हैं पिगमेंट्स। क्या होते हैं भाई, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हैव पिगमेंट्स। जैसे ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन वो ग्रीन नजर आ रहा है, तो इसमें क्या है, पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स एब्जॉर्ब पर्टिकुलर कलर एंड रिमेनिंग कलर पास थ्रू इट, राइट। तो इसमें से एक पिगमेंट होगा जो कलर को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये केस हो गया किसका, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम देख के तुम्हें समझ में आ रहा है व्हाइट ग्रीन क्या ही इसका सीन है। तो यहां पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, यहां पर हमारा टॉपिक होता है क्या बेटा, यहां पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। सो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम ICSE, यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल, जहां पर तुम्हें नोट्स बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएगी, राइट। यूट्यूब लाइव्स जब होंगे तब भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सो बढ़िया तरीके से इस कंटेंट का इस्तेमाल करो, इस रिसोर्सेस को यूज करो और बढ़िया भाई टॉप मारो यार, टॉप मारो यार और मजे करो। जाओ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।